Hello everyone, welcome back to Shiksha Tutorials. Today we will discuss Article 16, Equality of Opportunity in Matters of Public Employment. Article 16 एक important topic है. इसमें बहुत सारे केस लॉज हैं और हमने सारे केस लॉज यहाँ मेंशन किए हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझिएगा. आर्टिकल 16 में भी 6 क्लॉजेज हैं. क्लॉज 1 से स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है दैट देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट. अगर हम 14, 15 और 16 इन तीनों आर्टिकल्स को कंपेयर करें तो मैंने यहाँ एक डायग्राम दिया है. उसमें मैंने बताया है आर्टिकल 14 एक जनरल राइट है इक्वालिटी की, मतलब वो सब पे एप्लीकेबल है, ऑल पर्सन सब पे एप्लीकेबल, एक वाइड स्कोप है. फिर आर्टिकल 15 आता है, वो आर्टिकल 14 से थोड़ा लिमिटेड स्कोप है, मतलब आर्टिकल 14 ज़्यादा वाइड है आर्टिकल 15 से, क्योंकि जनरल राइट है. आर्टिकल 15 में क्या है, वो सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होता है और वो कहता है कि आप इन 5 ग्राउंड पे प्रोहिबिट नहीं करोगे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे. फिर आर्टिकल 16 आता है, वो और लिमिटेड स्कोप हो गया उसका. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ इक्वालिटी की बात करता है इन एम्प्लॉयमेंट्स और अपॉइंटमेंट्स, ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में इक्वालिटी की बात करता है, तो वो और लिमिटेड हो गया स्कोप. राइट. तो आर्टिकल 16 क्लॉज 1 कहता है कि जो भी ऑफिसेज हैं जो कि अंडर द स्टेट हैं, स्टेट के अंडर में हैं, उनमें एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट में आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे सारे सिटीजन्स को, सबको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी. तो रूल अप्लाइज ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और ऑफिसेज विच आर हेल्ड अंडर द स्टेट. जो खाली स्टेट के अंडर में है, सिर्फ उस पर ये रूल एप्लीकेबल होता है. दिस इज वॉट आर्टिकल 16 क्लॉज 1 इज. नाउ कम्स आर्टिकल 16 क्लॉज 2. 16 क्लॉज 2 कहता है नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, descent, place of birth, residence or any of them be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. जब हम आर्टिकल 15 पढ़ रहे थे तो उसमें 5 ग्राउंड्स थे, उसमें रेसिडेंस और डिसेंट ग्राउंड नहीं था. बट अब आर्टिकल 16 में ये 2 ग्राउंड्स ऐड कर दिए गए, इसमें टोटल 7 ग्राउंड्स हो गए. रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेसिडेंस. डिसेंट का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ बैकग्राउंड ऑफ अ पर्सन. तो आप इन 7 ग्राउंड में, इन सातों ग्राउंड्स पे या इनमें से किसी भी ग्राउंड पे आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी सिटीज़न के साथ इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस. मतलब जो भी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस में आप उसको जॉब दे रहे हो या अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको एम्प्लॉयमेंट की, उसमें आप उस पे इन 7 ग्राउंड्स में से किसी भी ग्राउंड पे आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते उन सिटीजन्स के साथ. In the case of B. Venkatramana versus State of Madras, reservation of post in favor of Hindus, Muslims and Christians was held to be violative of Article 16 Clause 2. इस केस में रिजर्वेशन करा गया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कि ये हिंदूज़ के लिए हैं, ये मुस्लिम्स के लिए हैं या क्रिश्चियंस के लिए. तो ये रिलीजन के बेस पे आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, तो इसलिए ये वॉयलेटिव हो गया आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का. अब बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 3 की. आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में बात की गई है रिजर्वेशन एज टू रेसिडेंस के बेसिस पे रिजर्वेशन की. तो ये एक एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का. ये कहता है कि आर्टिकल 16 में जो भी लिखा है उससे प्रिवेंट नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ. मतलब पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना सकती है इन फेवर ऑफ रेसिडेंस, मतलब रेसिडेंस के बेसिस पे रिजर्वेशन करा जा सकता है. अंडर दिस आर्टिकल रिजर्वेशन इज़ बेस्ड ऑन रेसिडेंस. इसको ऐसे समझिए, जैसे सपोज़ एक स्टेट है, किसी भी स्टेट में कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जो बैकवर्ड एरियाज़ होते हैं, जहाँ पे डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होता. तो ये जो प्रोविज़न लाया गया है रेसिडेंस की बेसिस पे रिजर्वेशन के लिए, तो ये लाया गया है इसलिए ताकि वो बैकवर्ड एरियाज़ में भी डेवलपमेंट किया जा सके, वो उनके एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट के लिए क्लॉज लाया गया और इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए, ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले कि वो भी आगे आ सके. तो इसलिए आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में रेसिडेंस के बेसिस पे रिजर्वेशन दिया गया है. नाउ कम्स आर्टिकल 16 क्लॉज 4. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज, तो उसको ध्यान से समझिएगा. आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कहता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स. रिजर्वेशन की बात करता है और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स which in the opinion of the state is not adequately represented in the services under the state. तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 बात कर रहा है रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की. मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए आप अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट में रिजर्वेशन के लिए प्रोविजंस बना सकते हो. स्टेट बना सकता है, उसको कोई प्रिवेंट नहीं करेगा.
और दूसरी चीज़ आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में बोला गया है कि रिजर्वेशन के लिए एक तो बैकवर्ड क्लास ज़रूरी है कि आप बैकवर्ड क्लास के सिटीजन्स हैं, एंड सेकेंडली नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज, मतलब जो सर्विसेज हैं स्टेट के अंडर में उसमें आपका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तभी आपको वो रिजर्वेशन मिलेगा। फिर इसमें केस आया MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर AIR 1963। इस केस में बोला गया कि बैकवर्ड क्लास को डिटरमाइन करने के लिए कि ये पर्टिकुलर क्लास बैकवर्ड क्लास है, इसके लिए आप सिर्फ कास्ट को ही आप सोल बेसिस नहीं बना सकते, आपको और भी फैक्टर्स को देखना पड़ेगा, राइट। एंड दूसरी चीज़ इसमें बोली गई कि रिजर्वेशन लिमिट, जो आपने रिजर्वेशन सेट किया है वो लिमिट जो होगी वो 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड 50%। देन इसके बाद केस आया देवादसन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1964। इसको कैरी फॉरवर्ड रूल केस भी बोलते हैं। इस कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है? कैरी फॉरवर्ड रूल होता है कि अगर कुछ सीट्स जो रिजर्व की गई हैं बैकवर्ड क्लास के लिए एक पर्टिकुलर ईयर में वो फिल्ड अप नहीं हुई ड्यू टू कि कम लोग थे तो फिल्ड अप नहीं हुई, तो नेक्स्ट ईयर में ये सीट्स जो हैं, जो नेक्स्ट ईयर की सीट्स जो रिजर्व सीट्स हैं उनके साथ एड अप हो जाएंगी। दिस इज़ व्हाट कैरी फॉरवर्ड रूल इज़। तो इस केस में कैरी फॉरवर्ड रूल की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चैलेंज किया गया। In this case, it was held that if reservation is more than 50%, then it is invalid. तो इस केस में ये बोला गया कि अगर नेक्स्ट ईयर में जब हम उनको एड अप कर रहे हैं तो उसके बाद अगर सीट्स जो रिजर्व सीट्स हैं वो 50% से ज़्यादा हो रही हैं तो ये रूल इनवैलिड हो जाएगा। Now comes Indra Sahani versus Union of India AIR 1993. This is a very important case. इस केस को मंडल कमीशन केस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक कमीशन सेटअप की गई थी टू इन्वेस्टिगेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया, और उस कमीशन के चेयरपर्सन थे BP मंडल, तो इसलिए इस केस को मंडल कमीशन केस भी बोला जाता है। इस केस में 9 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई, मेजॉरिटी ओपिनियन दिया गया, बोला गया कि बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इन आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड नॉट ओनली ऑन इकोनॉमिक बेसिस। तो बेसिकली बालाजी वाली केस के जजमेंट को ओवर रूल किया गया और बोला गया कि कास्ट कैन बी द सोल बेसिस फॉर असर्टेनिंग बैकवर्ड क्लास। सेकेंडली बोला गया द क्रीमी लेयर कैन बी एंड मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बैकवर्ड क्लास। जो क्रीमी लेयर है उसको आप एलिमिनेट करोगे बैकवर्ड क्लास से। क्रीमी लेयर क्या होता है? इट इज़ अ क्लास ऑफ सोसाइटी दैट आर रिलेटिवली फॉरवर्ड एंड एजुकेटेड देन दी अदर मेम्बर्स ऑफ द बैकवर्ड क्लास। मतलब जो बैकवर्ड क्लास के मेम्बर्स हैं उनमें से ही कुछ ऐसे मेम्बर्स होते हैं जो कि काफ़ी एजुकेटेड होते हैं और फॉरवर्ड होते हैं अपने बाकी मेम्बर्स के कंपैरिजन में, तो उनको क्रीमी लेयर बोला जाता है। फिर थर्ड चीज़ बोली गई, रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%, बट इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस इट मे बी रिलैक्स्ड। रिजर्वेशन को 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, तब लिमिट है 50% ही होगा, बट कुछ सिचुएशंस में आप उनको रिलैक्स कर सकते हो। देन नेक्स्ट बोला गया, कैरी फॉरवर्ड रूल इज़ वैलिड बट सब्जेक्ट टू 50% रिजर्वेशंस। कैरी फॉरवर्ड रूल वैलिड है लेकिन वही 50% रिजर्वेशन ही रहेगा, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। एंड लास्ट चीज़ बोली गई, इट वॉज ऑल्सो हेल्ड दैट रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 विल बी एप्लीकेबल ओनली इन अपॉइंटमेंट्स एंड कैन नॉट बी मेड इन प्रमोशंस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंदिरा साहनी के केस में बोला गया कि आप जो रिजर्वेशन कर रहे हो वो सिर्फ अपॉइंटमेंट्स में करोगे, प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, राइट। अब इंदिरा साहनी के केस में बोला गया कि कोई रिजर्वेशन नहीं होगा प्रमोशन में, रिजर्वेशन सिर्फ अपॉइंटमेंट में है, प्रमोशन में नहीं है। तो पार्लियामेंट को तो ये बात अच्छी नहीं लगी, तो पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और वो 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 लेके आया in order to counter the court's ruling on the point that no reservation can be made in promotions. It inserted clause 4A to article 16, 77th अमेंडमेंट से clause 4A ऐड हुआ। आर्टिकल 16 clause 4A कहता है, it allowed the state to provide reservations to scheduled caste and scheduled tribes in matters of promotions as long as the state believes that the SC and ST are not adequately represented in government services. 16 clause 4A की वजह से अब स्टेट दिया गया कि आप रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकते हो इन मैटर्स ऑफ प्रमोशंस, किनको? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को, एज लॉन्ग एज आपको ये लगता है कि उनको एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है गवर्नमेंट सर्विसेज में। तो अब प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउ हो गया। अब इसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज हो गया रिजर्वेशन इन प्रमोशन, इट लीड टू अ सिचुएशन वेयर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स हु वर प्रमोटेड ओवर जनरल क्लास बिकेम द सीनियर्स ड्यू टू अर्लियर प्रमोशंस। अब क्या हुआ, क्योंकि रिजर्व कैंडिडेट्स का प्रमोशन जल्दी हो गया बिकॉज उनको रिजर्वेशन मिल गया, तो जो जनरल क्लास के कैंडिडेट्स थे
चाहे वो सीनियर हो रिजर्व वालों से, तब भी उनका प्रमोशन नहीं हुआ और जो रिजर्व कैंडिडेट्स थे वो उनके सीनियर बन गए. दिस प्रॉब्लम वॉज एड्रेस्ड बाय 2 जजमेंट्स. द फर्स्ट इज यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस वीरपाल सिंह चौहान AR 1995. इस केस में कोर्ट ने कैचअप रूल इंट्रोड्यूस किया. कैचअप रूल क्या है कि इफ़ द सीनियर जनरल कैंडिडेट इज प्रमोटेड आफ्टर SC/ST कैंडिडेट, मतलब जो पहले तो आपने जूनियर कैंडिडेट्स थे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के, उनको आपने प्रमोशन दे दिया. अब उसके बाद अगर जनरल कैंडिडेट का प्रमोशन होता है तो ही विल रीगेन हिज सीनियरिटी ऑन प्रमोशन अबव जूनियर रिजर्व प्रमोटीज, मतलब जो जूनियर पहले उससे प्रमोट हो गए थे उनके ऊपर अब वापस से जनरल कैंडिडेट की सीनियरिटी रीगेन हो जाएगी. फिर अजीत सिंह जुनेजा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AR 1996. इस केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फर्दर अप्रूव कर दिया कैचअप रूल को कि कैचअप रूल वैलिड है, इसको अप्रूव कर दिया गया. नाउ इन 2000 पार्लियामेंट ब्रॉट 81st अमेंडमेंट एक्ट विच एडेड आर्टिकल 16 क्लॉज 4B. तो 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 से आर्टिकल 16 क्लॉज 4B को ऐड किया गया. इस अमेंडमेंट से जो गवर्नमेंट ने एक सीलिंग सेट की थी 50% की कि आप बैकलॉग वैकेंसीज में 50% ही आप रिजर्व सीट्स रख सकते हो, उसको ब्रीच कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया. एंड इट अलाउड द स्टेट टू कैरी फॉरवर्ड अनफिल्ड वैकेंसीज फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स. आर्टिकल 16 क्लॉज 4B कहता है दैट स्टेट मे कंसिडर एनी अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ अ ईयर विच आर रिजर्व्ड फॉर बीइंग फिल्ड अप इन दैट ईयर एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप इन एनी सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स, एंड सच क्लास ऑफ वैकेंसीज शेल नॉट बी कंसिडर्ड टुगेदर विद द वैकेंसीज ऑफ द ईयर इन विच दे आर बीइंग फिल्ड फॉर डिटरमाइनिंग द सीलिंग ऑफ 50% रिजर्वेशन ऑन टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज. मतलब ये कहता है कि स्टेट जो वैकेंसीज आपकी रह गई हैं, अनफिल्ड रह गई हैं किसी ईयर में, तो उनको एक वो सेपरेट क्लास मानेगा. मतलब बेसिकली वही बोला गया है कि 50% की सीलिंग को उन्होंने ख़त्म कर दिया और अब आप उनको एडअप कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो वैकेंसीज़ को. अब 2001 में पार्लियामेंट ने कैचअप रूल को नलिफाई करने के लिए 85th अमेंडमेंट एक्ट 2001 को इनेक्ट किया. इस अमेंडमेंट से पार्लियामेंट ने आर्टिकल 16 क्लॉज 4A में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू प्रमोटेड SC/ST कैंडिडेट्स इंट्रोड्यूस किया. तो इस प्रिंसिपल की वजह से जो आर्टिकल 16(4)A में लिखा हुआ है इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास, उसकी जगह पे अब हो गया इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी टू एनी क्लास. रीज़न क्या दिया गया? रीज़न दिया कि जो जजमेंट था ये कैचअप रूल वाला वीरपाल सिंह केस और अजीत सिंह केस का, ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा था उनकी सीनियरिटी को लेके प्रमोशन में. तो इसलिए कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का प्रिंसिपल लाया गया. कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का क्या मतलब है? अगर मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आप लोग को समझाती हूँ. सपोज 2 पर्सनस हैं A एंड B. A इज़ फ्रॉम जनरल कैंडिडेट एंड B इज़ फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी. ये जनरल कैटेगरी और रिजर्व कैटेगरी का ही एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये ईजी हो जाएगा यहाँ पे समझने के लिए. A और B दोनों ही लेवल 1 पे काम कर रहे हैं किसी जॉब में. A B से 3 years सीनियर है. अब सिंस A सीनियर है लेकिन फिर भी B को प्रमोशन मिल जाता है पहले ड्यू टू रिजर्वेशन और B लेवल 2 पे पहुंच जाता है. सो B बिकम सीनियर टू A. बट नेक्स्ट ईयर A को भी प्रमोशन मिलता है और A भी लेवल 2 पे पहुंच जाता है. बट एज पर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो इंट्रोड्यूस किया गया उसके वजह से B ही सीनियर रहेगा A से. तो ये है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी. आई होप आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आया होगा. अब नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2006 का केस आया. इस केस में 77th अमेंडमेंट, 81st अमेंडमेंट, 82nd अमेंडमेंट एंड 85th अमेंडमेंट, इन चारों अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया. कोर्ट ने इन चारों अमेंडमेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनली को वैलिड अपील किया और कहा कि स्टेट हैज़ टू मीट 3 रिक्वायरमेंट्स. फर्स्ट, डेमॉन्स्ट्रेट द बैकवर्डनेस ऑफ द SC एंड ST. स्टेट को ये डेमॉन्स्ट्रेट करना है कि आप जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हो वो बैकवर्ड है. सेकेंडली, प्रूव दैट SC एंड ST आर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. और जिस एम्प्लॉयमेंट की आप बात कर रहे हो उसमें उनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, इसको प्रूव करना है स्टेट को. एंड थर्ड, मेंटेन द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. और जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी है उसको मेंटेन करना है. इस केस के बाद बहुत सारी अपील्स फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने टू रिव्यू द नागराज जजमेंट को रिव्यू करने के लिए.
फिर उसके बाद 2018 में जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता ये केस आया। इस केस में 5 जजेस की बेंच बनी। उन्होंने अनएनिमसली हेल्ड किया दैट जजमेंट डिलीवर्ड इन नागराज केस डज नॉट नीड रिकंसिडरेशन एंड स्ट्रक डाउन द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फर्दर बैकवर्डनेस क्राइटेरिया फ्रॉम नागराज केस। जो नागराज के केस में बोला गया था कि आप डेमॉन्स्ट्रेट करोगे बैकवर्डनेस, उस क्राइटेरिया को ख़त्म कर दिया गया और कहा कि कोई रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है हमें। The court also held that creamy layer exclusion extends to scheduled caste and scheduled tribe, and hence the state cannot grant reservation in promotion to SC/ST individuals who belong to creamy layer of their community। और उन्होंने बोला कि creamy layer जो है वो SC/ST पे भी एक्सटेंड होता है, मतलब आप प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दोगे क्रीमी लेयर को उनकी कम्युनिटी से। क्रीमी लेयर क्या है मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। फिर रिसेंटली 2019 में BK पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के कर्नाटका रिजर्वेशन एक्ट को अपील्ड किया। इस एक्ट ने गवर्नमेंट सर्विसेज में, स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये रिसेंट के केसेस हैं जो मैंने इसमें आपको बताए हैं। ना आर्टिकल 16 क्लॉज 5 ये बहुत सिंपल है। आर्टिकल 16 क्लॉज 5 बात करता है रिजर्वेशन इन रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। सपोज़ कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और उसमें कोई ऑफिस है और उस ऑफिस के मेंबर की बनने के लिए रिक्वायरमेंट है कि आपको उस पर्टिकुलर रिलीजन का ही होना है, तो ये वॉयलेटिव नहीं है आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का। दिस इज़ व्हाट आर्टिकल 16 क्लॉज 5 इज़। नाउ कम्स आर्टिकल 16 क्लॉज 6। इट इज़ एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट एक्ट 2019, रिसेंटली अभी ऐड किया गया है। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है टू पीपल फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन गवर्नमेंट पोस्ट। गवर्नमेंट पोस्ट में अभी तक हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड की बात करते थे या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहे थे। अब 103rd अमेंडमेंट एक्ट से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिकग्नाइज किया गया और उनको 10% रिजर्वेशन पोस्ट में दिया जाएगा। So that's all for Article 16. I tried covering all the aspects of Article 16. I hope आप लोगों को ये क्लियरली समझ में आया होगा। बट देन टू अगर कोई भी क्वेरी या डाउट्स हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग अमेंडमेंट्स इन केस लॉ साथ के साथ नोट करते जाइए। इट विल बी ईजी फॉर यू टू प्रिपेयर देम फॉर एग्जाम्स। For further updates, don't forget to like and subscribe our channel. Keep watching. Thank you everyone.